नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है चुनाव आयोग के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे चुनाव आयोग के बारे में जो है जानेंगे, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो आज की क्लास में हम दोस्तों आर्टिकल से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आर्टिकल 324 कहता है चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के वर्णन के बारे में बात की गई आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 325 क्या कहता है, इसमें कहा गया है नागरिक को जो है जातीय, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में न तो शामिल किया जाएगा और ना ही जो है मतदाता सूची से निकाला जाएगा। तो ये आर्टिकल 325 जो है कहता है। तो इन सारे आर्टिकलों को जो है लिख लेते हैं और उसके बाद जो है अच्छे से इनको समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 की जो है दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है। किसकी? अनुच्छेद 324 की बात की जा रही है। तो लिखते हैं दोस्तों इसमें, यानी चुनावों का अधीक्षण, चुनावों का अधीक्षण, साथ ही दोस्तों निर्देशन एवं नियंत्रण का वर्णन के बारे में जो है बात की गई आर्टिकल 324 में। अब आर्टिकल 325 को भी लिख लेते हैं। अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? अनुच्छेद 325 की यदि बात करेंगे तो लिखते हैं दोस्तों नागरिक की यहाँ पे बात करी जा रही है, नागरिक यानी सिटीजनशिप। लिखेंगे दोस्तों जाति, धर्म, वंश एवं लिंग के आधार पर मतदाता सूची से न तो सूची में, मतदाता सूची में, यहाँ पे दोस्तों मतदाता सूची में लिखेंगे, मतदाता सूची में न तो शामिल किया जाएगा, न तो शामिल किया जाएगा और न ही निकाला जाएगा। लिखेंगे दोस्तों न ही मतदाता सूची से निकाला जाएगा। मतदाता यानी वोटर लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, मतदाता सूची से निकाला जाएगा। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 325 जो है कहता है। अब दोस्तों आर्टिकल 326 की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है? अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 जो है क्या कहता है? अनुच्छेद 326 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर जो होंगे। लिखते हैं दोस्तों लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। तो ये किस आर्टिकल में जो है कहा गया? आर्टिकल 326 जो है ये कहता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 327 के बारे में। आर्टिकल 327 क्या कहता है? लिखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 क्या कहता है? अनुच्छेद 327 की यदि बात की जाए, संसद द्वारा लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव
के संबंध में कानून बनाने की शक्ति के बारे में बात की गई। संसद द्वारा लोकसभा व राज्यसभा चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, कानून यानी लो, कानून बनाने की शक्ति की यहाँ पे हम बात की जा रही है। तो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 327 में जो है ये बात कही गई है। अब दोस्तों आर्टिकल 328 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 328 क्या कहता है? अनुच्छेद 328 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 328 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। इसमें जो है दोस्तों विधानमंडल को राज्य में चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। तो लिखते हैं दोस्तों, विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर को राज्य में चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 328 में जो है दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 329, अनुच्छेद 329 की जो है यहाँ पे बात की जा रही है। अनुच्छेद 329 क्या कहता है? निर्वाचन के मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे। निर्वाचन के मामलों में निर्वाचन के मामले में न्यायालय यानी कोर्ट, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 329 जो है ये कहता है। अब इन तीन सभी आर्टिकलों को एक बार अच्छे से रिवीजन कर देते हैं। उसके बाद जो है कुछ यहाँ पे समितियाँ दी हुई हैं और इसके बाद जो है ईवीएम वगैरह सब के बारे में जो है जानने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले अब इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 324 कहता है चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का वर्णन किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। आर्टिकल 325 क्या कहता है? इसमें कहा गया नागरिक को जाति, धर्म, वंश व लिंग के आधार पर मतदाता सूची में न तो शामिल किया जाएगा और ना ही मतदाता सूची से जो है निकाला जाएगा। तो किसी को भी जो है जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर वोटर लिस्ट में ना तो शामिल किया जाएगा और ना ही जो है निकाला जाएगा इनके आधार पर। तो ये आर्टिकल 325 में कहा गया है। आर्टिकल 326 क्या कहता है? लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये आर्टिकल 326 कहता है। वयस्क मताधिकार जो 18 साल के हो चुके हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 327 संसद द्वारा लोकसभा व राज्यसभा में चुनाव से संबंध में कानून बनाने की शक्ति, यानी आर्टिकल 327 के तहत संसद को जो है लोकसभा व राज्यसभा चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 327 में ये कहा गया है। आर्टिकल 328 क्या कहता है? विधानमंडल में दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। तो विधानमंडल को जो है राज्य में चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है दिया गया, यानी विधानमंडल चाहे तो राज्य में चुनाव से संबंधित कानून बना सकता है। इसका अधिकार जो है आर्टिकल 328 में इसको दिया गया विधानमंडल को, यानी लेजिस्लेचर को। आर्टिकल 329 क्या कहता है? निर्वाचन के मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी इलेक्शन के मामलों में जो है कोई भी कोर्ट हस्तक्षेप जो है नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 329 कहता है। अब आते हैं कुछ समितियाँ, जैसे बियान तारकुंडे समिति 1980 में बनाई गई थी। इसकी सिफारिश पर जो है मतदाता आयु यानी वोटर की जो है आयु कितनी कर दी गई थी? तो 21 वर्ष से घटाकर जो 18 वर्ष जो है कर दी गई थी। कौन से अधिनियम
के द्वारा, यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा। लेकिन लागू कब हुआ था? 1989 में। तो कहीं कहीं पर ये 1989 लिखा मिल सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बी.एन. तारकुंडे समिति के बारे में। तो लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बी.एन. तारकुंडे समिति। हेडिंग लिख लेते हैं दोस्तों, बी.एन. तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति की यदि बात की जाए तो ये 1980 की। कब दोस्तों? 1980 की। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी सिफारिश पर। बी.एन. तारकुंडे समिति की सिफारिश पर जो है मतदाता आयोग को मतदाता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये लागू कब हुआ था। लागू की यदि बात की जाए तो 1989 में। 1989 में जो है लागू हुआ था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, और साथ ही दोस्तों इसकी सिफारिश पर ही जो है और क्या, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? बी.एन. तारकुंडे समिति की सिफारिश पर जो है की गई थी। इलेक्शन कमीशन याद रखेंगे दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग को जो है बहुसदस्यीय बनाना। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। साथ ही उम्मीदवारों के व्यय का लेखा जोखा रखना, और रेडियो और दूरदर्शन पर प्रचार के लिए समय दिए जाना। तो ये सभी जो हैं इसी में आते हैं। बी.एन. तारकुंडे समिति के पॉइंट है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सभी को। उम्मीदवारों के व्यय का लेखा जोखा रखना। उम्मीदवारों का व्यय का लेखा जोखा। व्यय का लेखा जोखा रखना। लेखा जोखा रखना। अभी इनको अच्छे से समझेंगे, पहले हम थ्योरी लिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रेडियो और दूरदर्शन पर प्रचार के लिए समय दिया जाना। रेडियो और दूरदर्शन पर प्रचार के लिए समय दिया जाना। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरी समिति कौन सी है? दिनेश गोस्वामी समिति। ये 1990 की है। इसमें जो है ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो ईवीएम का प्रयोग जो है किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो ये जो है दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर जो है किया गया था। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ईवीएम। तो अब यहाँ पे हम दूसरी समिति का नाम लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति की बात करते हैं, तो ये कब के? 1990 की। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी सिफारिश पर जो है ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग जो है किया गया। ईवीएम की फुल फॉर्म लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से रहे। इलेक्ट्रॉनिक की यदि बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की यदि बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये किसकी फुल फॉर्म है? ये ईवीएम की जो है फुल फॉर्म है, आपको अच्छे से याद रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र होना चाहिए, यानी वोटर आईडी, जिसको हम पैन कार्ड नहीं, पहचान पत्र जो है कहते हैं। और साथ ही रिक्त स्थानों को 6 माह में भरे जाने की सिफारिश। तो ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? ये दिनेश गोस्वामी समिति के अंतर्गत आते हैं। तो लिखेंगे मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रिक्त स्थानों को 6 माह में भरे जाने की सिफारिश। रिक्त स्थानों को 6 माह में भरे जाने की सिफारिश। भरे जाने की सिफारिश के बारे में जो है बात की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नई समिति के बारे में बात करेंगे। तो नई समिति है के संथानम समिति, ये 1964 की है। इसमें कहा गया है दोस्तों उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की सिफारिश, यानी जो उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ रहा है उसको कम से कम पढ़ा लिखा जो है होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए ताकि वह अपना अच्छे से नाम लिख सके, हिंदी पढ़ सके। तो ये कहा गया है। तो अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसके बाद जो है इसका रिवीजन जो है कर लेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों के संथानम समिति के संथानम समिति की बात की जा रही है यहाँ पे। ये 1964 की इसकी सिफारिश क्या थी? इसकी सिफारिश थी उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की सिफारिश के बारे में जो है बात की जा रही है। अब इनका हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो है ईवीएम से स्टार्ट करेंगे, ईवीएम के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों BN तारकुंडे समिति की यदि बात की जाए तो ये जो है 1980 की है। याद रखें दोस्तों BN तारकुंडे समिति 1980। और इसकी सिफारिश पर जो है मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है कर दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1988 में। तो इसके द्वारा जो है मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और ये लागू कब हुआ था? 1989 में लागू हुआ था। तो कहीं कहीं पर जो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मिल सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लागू 1989 में ही हुआ था। अब राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? BN तारकुंडे समिति की सिफारिश पर की गई थी। उम्मीदवारों का व्यय एवं लेखा जोखा रखना, यानी जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं उनके व्यय का लेखा जोखा जो है रखना। साथ ही रेडियो और दूरदर्शन पर प्रचार के लिए समय दिया जाना। अब आते हैं दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति की यदि बात की जाए तो ये 1990 की समिति है, यानी 1990 में बनाई गई थी। तो इसकी सिफारिश क्या थी? इसकी सिफारिश थी ईवीएम का प्रयोग, यानी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग जो है किस समिति के आधार पर किया गया था? तो दिनेश गोस्वामी समिति के आधार पर। यहाँ पे हम बात करेंगे मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र होना चाहिए, जिस प्रकार पहचान पत्र होता है। साथ ही रिक्त स्थानों के 6 माह में भरे जाने की सिफारिश, तो ये कहा गया है। साथ ही के संथानम समिति 1964, ये क्या है? इसमें कहा गया उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की सिफारिश, यानी के संथानम समिति कहती है उम्मीदवारों के न्यूनतम, यानी जो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वह अच्छे से हिंदी पढ़ सके, अपना नाम सही से लिख सके। तो ये यहाँ पे जो है कहा गया है। अब आते हैं दोस्तों ईवीएम के बारे में अच्छे से जानते। तो ईवीएम को अब सारे पॉइंट जो है यहाँ पे लिखेंगे। ईवीएम जो है कहाँ पर बनाया गया था, इसका प्रयोग जो है सबसे पहले कहाँ पर किया गया है, तो इन सभी के बारे में जो है चर्चा जो है हम करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं ईवीएम। ईवीएम की तो फुल फॉर्म आप सभी को पता लगी गई है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके आविष्कार के बारे में। ईवीएम जो है इसका आविष्कार किसने किया था? MB हनीफा द्वारा।
बी हनीफा, MB हनीफा द्वारा जो है क्या किया गया था, ये आविष्कार किया गया था किसका, EVM का। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं EVM पंजीकृत या रजिस्टर कब कराया गया था, पंजीकृत या रजिस्टर जो है कब कराया गया था, 15 अक्टूबर 1980 को जो है इसको रजिस्टर्ड जो है कराया गया था, अक्टूबर 1980 को कराया गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके प्रदर्शन की, प्रदर्शन यानी प्रेजेंट की यदि बात करते हैं तो 1979 में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसका प्रदर्शन किया गया था। सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो 1982 में केरल विधानसभा चुनाव में थरूर विधान सभा क्षेत्र के कुछ पोलिंग स्टेशनों पर जो है सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था EVM का। तो लिखते हैं दोस्तों, प्रदर्शन लिखेंगे पहले 1979 में, 1979 में इलेक्ट्रॉनिक 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 1979 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसका प्रदर्शन किया गया था 1979 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सर्वप्रथम इसका प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग यानी जो EVM है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है कब किया गया था, 1982 में। कहाँ पे किया गया था, केरल विधानसभा चुनाव में, केरल विधानसभा चुनाव में थरूर विधानसभा क्षेत्र में, थरूर विधानसभा क्षेत्र के कुछ पोलिंग स्टेशनों पर किया गया था, स्टेशनों पर। कहाँ पर दोस्तों, स्टेशनों पर जो है किया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो EVM का ये सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1982 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे, यानी 1998 में जो है राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पहली बार इसका प्रयोग विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जो है किया गया। और साथ ही दोस्तों जून 1999 में गोवा विधानसभा का संपूर्ण चुनाव EVM से कराया गया। साथ ही मई 2004 में 14वीं लोकसभा का जो चुनाव था EVM से कराए गए। और साथ ही EVM की बैटलिंग यूनिट में 16 प्रत्याशियों के लिए प्रावधान है। और साथ ही कुल 4 बैटलिंग यूनिट जो है जोड़ी जा सकती है एक EVM में, जिसमें अधिकतम 64 प्रत्याशियों के EVM का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो है यहाँ पे कहा गया है। तो आप दोस्तों इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं और फिर अच्छे से इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1988 में राजस्थान, 1988 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 1998 होगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 1998 में राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पहली बार इसका प्रयोग किया, पहली बार इसका प्रयोग विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। तो आपको अच्छे से याद रखना, किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रयोग हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी जून 1999 में, जून 1999 में गोवा विधानसभा का
गोवा विधानसभा का संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराया गया तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मई 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव ईवीएम से कराए गए तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ईवीएम बैटलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ईवीएम की बैटलिंग यूनिट में 16 प्रत्याशियों के लिए प्रावधान है। क्या है दोस्तों? प्रावधान है। और साथ ही अब यहाँ पे हम बात करेंगे यानी कुल 4 बैटलिंग यूनिट जोड़ी जा सकते हैं। कुल 4 बैटलिंग यूनिट जोड़ी जा सकती हैं जिसमें अधिकतम 64 प्रत्याशियों के ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है। ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इसका हम रिवीजन कर लेते हैं पहले, और इसके बाद जो 2-4 पॉइंट बचे उनको हम बाद में करेंगे। तो ईवीएम की यदि बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका आविष्कार जो है MB हनीफा के द्वारा किया गया था। और इसका पंजीकृत यानी इसको रजिस्टर्ड कब कराया गया था? 15 अक्टूबर 1980 में जो है दोस्तों ईवीएम को रजिस्टर्ड जो है कराया गया था। अब इसके प्रदर्शन की यदि बात की जाए तो 1979 में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसका प्रदर्शन किया गया। साथ ही सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? 1982 में। कहाँ पे? तो केरल विधानसभा के जब चुनाव लड़े गए थे तो केरल विधानसभा में एक है थरूर विधानसभा, तो इस थरूर विधानसभा में कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो है सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था 1982 में। और यहाँ पे हम बात करते हैं सर्वप्रथम जो है संपूर्ण विधानसभा का जो इलेक्शन है एक किसका करवाया गया था? तो गोवा का करवाया गया था। तो 1998 की यदि बात करते हैं तो राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पहली बार जो है दोस्तों इसका प्रयोग विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। तो अब यहाँ पे बात करते हैं जून 1999 की। जून 1999 में जो है गोवा विधानसभा का संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराया गया तो ये आपको अच्छे से याद रख रहे हैं। यानी यहाँ पे कहा गया है जून 1999 में जो है गोवा विधानसभा का, यानी जो गोवा विधानसभा के 1999 में चुनाव हुए थे तो इसका संपूर्ण चुनाव ईवीएम के द्वारा जो है कराया गया था। मई 1904 में जो है 14वीं लोकसभा का जो चुनाव था वह ईवीएम से कराए गए थे। यानी वर्तमान में है 18वीं लोकसभा और 2004 में 14वीं लोकसभा थी। तो 2004 में 14वीं लोकसभा के जो चुनाव थे तो ये ईवीएम से जो है कराए गए थे। ईवीएम की बैटलिंग यूनिट में 16 प्रत्याशियों के लिए प्रावधान है। यानी ईवीएम की जो बैटलिंग यूनिट होती है उसमें कितने प्रत्याशी आ सकते हैं एक बार में? तो 16 प्रत्याशी आ सकते हैं। और एक ईवीएम में कुल 4 बैटलिंग यूनिट जो है जोड़ी जा सकती है, यानी जिसमें अधिकतम 64 प्रत्याशियों का नाम जो है आ सकता है। और ये प्रत्याशियों के ईवीएम का प्रयोग जो है किया जा सकता है तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इसके 5-6 पॉइंट और बचे हैं, इनको हम कल की क्लास में
पढ़ेंगे और साथ ही कल की क्लास में हम राजभाषा को भी जो है स्टार्ट करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।